स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ब्रह्मा नर्सिंग वर्ल्ड में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ग्लूकोमा, जो कि हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन सीरीज चल रही थी एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड या फिर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड में। तो देखते हैं क्या होता है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा इज अ ग्रुप ऑफ आई कंडीशंस दैट डैमेज द ऑप्टिक नर्व टिपिकली ड्यू टू द इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर विद इन द आई। क्या होता है जो ग्लूकोमा होता है वो ग्रुप ऑफ आई कंडीशन, इसमें कोई एक दिक्कत नहीं होती है, इसमें एक पूरा ग्रुप होता है जो कि सिम्टम्स कह लें या फिर कह लें कि उसके जो कॉज होते हैं वो कई रहते हैं। उसके क्या है कंडीशंस दैट डैमेज द ऑप्टिक नर्व, जो क्या करता है डैमेज करता है किसे, ऑप्टिक नर्व को। ऑप्टिक नर्व कौन सी होती है, जो हमारी सेकेंड क्रेनियल नर्व होती है उसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं, जो कि क्या करती है विजुअल इंफॉर्मेशंस को ब्रेन तक ले जाती है। फिर है टिपिकली ड्यू टू द इंक्रीज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर विद इन द आई, जो क्या करता है इंट्राओकुलर प्रेशर जो होता है उसके इंक्रीज होने की वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है इट ऑफन डेवलप्स स्लोली एंड विदाउट नोटिसेबल सिम्टम्स। क्या होता है ये जो डेवलप होता है, मतलब जो ग्लूकोमा कॉज होता है ह्यूमन बॉडी में वो बहुत स्लोली होता है, कभी कभी सडन भी होता है, लेकिन प्राय देखा जाता है कि वो स्लोली ही होता है। उसके सिम्टम्स जो हैं वो धीरे धीरे आते हैं। उसके बाद क्या है ग्रेजुअली कॉजिंग पेरिफेरल विजन लॉस। क्या करता है ग्रेजुअली बहुत धीरे धीरे पेरिफेरल विजन लॉस करता है। पेरिफेरल विजन लॉस का मतलब है कि जो हमारे इधर उधर का एरिया है उसको देखने में दिक्कत होती है, तो वो वाला जो विजन लॉस है कौन सा पेरिफेरल विजन लॉस जो है वो होता है। एंड इफ अनट्रीटेड लीडिंग ब्लाइंडनेस, अगर इसको ट्रीट नहीं करवाया गया, इसको मैनेज नहीं किया गया तो क्या कर सकता है ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है बॉडी में। ये जो होता है हमारा अगर इंडिया में देखा जाए तो थर्ड लीडिंग कॉज है ब्लाइंडनेस का, जो ग्लूकोमा होता है वो। उसके बाद हम देखते हैं हमारे इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, क्या क्या ऐसे कॉजेस हैं जिनकी वजह से ग्लूकोमा हो सकता है। सबसे पहला हमारा है एज। एज एडवांस एज मतलब ओल्ड एज है या फिर ज्यादा एज की वजह से क्या हो सकता है ग्लूकोमा हो सकता है। उसके बाद दूसरा है हमारा एलिवेटेड आई प्रेशर। आई प्रेशर का मतलब क्या था हमने पहले पढ़ा, इंट्राओकुलर प्रेशर जो होता है उसके इंक्रीज होने की वजह से होता है। थिन कॉर्निया, अगर कॉर्निया थिन है पतली है तो फैमिली हिस्ट्री अगर ग्लूकोमा की रही है पहले से, पहले घर में किसी को मदर या फादर को ग्लूकोमा जैसी कंडीशन हुई है तो भी वहां पे हो सकता है। उसके बाद है नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस क्या है, एक रेफ्रेक्टिव एरर होता है। इसमें क्या होता है मरीज को पास का दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता है, वो कंडीशन आगे चल के ग्लूकोमा कॉज कर सकती है। उसके बाद है इंजरी। इंजरी का मतलब क्या है, कोई अगर एक्सीडेंट वगैरह हुआ है तो उसके ब्रेन इंजरी हुई है या फिर उसके आंख में चोट लगी है जिससे कि ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सके, वो एक वजह बन सकती है ग्लूकोमा की वहां पे। उसके बाद है स्टेरॉइड यूज। स्टेरॉइड्स जो दवाइयां होती हैं उनको यूज करने की वजह से भी क्या हो सकता है ग्लूकोमा कॉज हो सकता है। उसके बाद क्या है एनीमिया या फिर शॉक। एनीमिया या फिर शॉक जैसी कंडीशन होगी तो भी वहां पे क्या हो सकता है ग्लूकोमा कॉज हो सकता है। उसके बाद हम जान लेते हैं कि जो ग्लूकोमा कंडीशन होती है इसके कुछ और भी नाम होते हैं। ठीक है, जैसे ग्लूकोमा को एक और नाम से जाना जाता है ब्लैक ब्लाइंडर। ब्लैक ब्लाइंडर के नाम से भी जाना जाता है और इसको क्या कहा जाता है ब्लैक वाटर डिजीज ऑफ आई। ठीक है, उसके अलावा एक और नाम होता है साइलेंट थीफ ऑफ आई। ठीक है, हिंदी में कहें तो इसको समलवाई क्या कहा जाता है समलवाई। ठीक है, समलवाई कह सकते हैं या फिर इसका नाम एक और होता है काला मोतियाबिंद। काला मोतियाबिंद भी इसको कहा जाता है। तो ये तो हमारा इधर हो गया ग्लूकोमा के जो अदर नाम थे उनको हमने जाना। उसके बाद देखते हैं कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। कॉजेस और रिस्क फैक्टर तो हमने पढ़ ही लिए थे, अब देखेंगे कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर मतलब कोई भी ऐसा कॉज रहा हो जिसकी वजह से ग्लूकोमा हुआ हो।
ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर इंक्रीज आईओपी, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बढ़ गया वहां पे। उसके बाद क्या हुआ, कंप्रेस एंड डैमेज ऑप्टिक नर्व। तो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या हुआ, जो ऑप्टिक नर्व थी, सेकेंड क्रेनियल नर्व थी, उस पे कंप्रेशन पड़ा, उस पे दबाव पड़ा, उसकी वजह से जो ऑप्टिक नर्व थी वो क्या हुई, डैमेज हो गई वहां पे। उसके बाद क्या, फेल्स टू कैरी विजुअल इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। उसने क्या किया, वहां पे विजुअल इंफॉर्मेशन को वो ब्रेन तक ले जाने में अनेबल हो गई, असफल हो गई। तो क्या हुआ, वहां पे विजन का लॉस हो गया। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, अंधापन आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कि जो ग्लोकोमा होता है उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं ग्लोकोमा के। ठीक है, तो जो ग्लूकोमा होता है उसको दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। दो टाइप होते हैं मेन जो ग्लूकोमा होता है उसके, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो प्राइमरी होता है उसके दो टाइप होते हैं, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। तो कंजेनाइटल क्या होता है, कंजेनाइटल मतलब बाई बर्थ, ऐसा ग्लूकोमा जो क्या हो, बाई बर्थ, बच्चा जब पैदा हुआ है तो जन्मजात ही उसे ग्लूकोमा हो वहां पे, तो उसको हम कंजेनाइटल ग्लूकोमा कहते हैं। कंजेनाइटल ग्लूकोमा जो होता है उसका नाम होता है बफ थैलेमस। ठीक है, बफ थैलेमस कहते हैं कंजेनाइटल ग्लूकोमा को। और जो कंजेनाइटल ग्लूकोमा होता है उसका दूसरा भी नाम होता है ऑक्स आई। ऑक्स आई, इसमें क्या होता है, इसमें आईओपी बढ़ता है और जो कॉर्निया होती है उसकी बल्जिंग हो जाती है, वो उभरी हुई फील होती है वहां पे। और कंजेनाइटल का मतलब बाई बर्थ है, ये याद रखने वाला पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड जो होता है वो हमारा दो टाइप का होता है, ओपन एंगल ग्लूकोमा और एंगल क्लोजर या फिर नैरो एंगल ग्लूकोमा कहते हैं इसको। तो ये हमारे एक्वायर्ड के दो टाइप हो गए जिनको हम आगे पढ़ेंगे अभी। उसके बाद हमारा दूसरा है सेकेंडरी ग्लूकोमा। सेकेंडरी ग्लूकोमा का मतलब किसी अदर कॉज की वजह से या किसी अदर चीज की वजह से जो ग्लूकोमा कॉज हुआ है वो होता है सेकेंडरी ग्लूकोमा। उसे देखते हैं। पहला है फैकोजेनिक ग्लूकोमा। फैकोजेनिक ग्लूकोमा क्या होता है, लेंस की एबनॉर्मलिटी की वजह से जो ग्लूकोमा होता है उसको फैकोजेनिक ग्लूकोमा कहा जाता है। उसके बाद दूसरा है हमारा इन्फ्लामेटरी ग्लूकोमा। इन्फ्लामेटरी ग्लूकोमा का दूसरा नाम होता है आइरिडोसाइक्लाइटिस। आइरिडोसाइक्लाइटिस, इसमें क्या होता है, इसमें जो आइरिस होती है, आइरिस और जो सिलियरी बॉडी होती है उनमें इन्फ्लामेशन आ जाती है, तो इसको कहते हैं आइरिडोसाइक्लाइटिस। ठीक है, उसके बाद तीसरा है हमारा ट्रॉमेटिक ग्लूकोमा। ट्रॉमेटिक ग्लूकोमा क्या हो रहा है, इसमें किसी ट्रॉमा, किसी इंजरी की वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ रहा है और ग्लूकोमा वहां पे कॉज हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं ट्रॉमेटिक ग्लूकोमा। ठीक है, उसके बाद हमारा है टॉक्सिक ग्लूकोमा। टॉक्सिक ग्लूकोमा मतलब किसी ऐसी चीज, किसी ऐसी टॉक्सिन की वजह से जो ग्लूकोमा कॉज हो रहा है उसको हम टॉक्सिक ग्लूकोमा कहते हैं। फिर है हमारा खाकी ग्लूकोमा। खाकी ग्लूकोमा क्या होता है, इसमें जो आरबीसी होती हैं उसका डिपोजिशन हो जाता है वहां पे, जो ओल्ड आरबीसी होती हैं उनका डिपोजिशन होता है, तो उसको हम खाकी ग्लूकोमा बोलते हैं। उसके बाद क्या है, हीमोलिटिक ग्लूकोमा। हीमोलिटिक ग्लूकोमा में क्या होता है, हीमोलाइसिस हो रहा है, मतलब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन जो हो रहा है, जो डिस्ट्रक्टेड आरबीसी हैं वो वहां पे कलेक्ट हो रही हैं, तो क्या हो रहा है, वहां पर भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है ट्रेबेकुलर नेटवर्क में, उसकी वजह से क्या हो रहा है, आईओपी इंक्रीज हो रहा है और ग्लूकोमा कॉज हो रहा है। उसके बाद क्या है, हीमोसिड्रोटिक ग्लूकोमा। इसमें क्या होता है, आयरन का डिपोजिशन हो रहा है, कहीं न कहीं यही सेम कॉज है इसका भी। तो जब आरबीसी टूटी तो क्या हुआ, वहां पे आयरन निकला, आयरन का भी वहां पे डिपोजिशन हो रहा है, तो भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, आईओपी वहां पे इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं हीमोसिड्रोटिक ग्लूकोमा। उसके बाद कुछ और चीजें होती हैं जैसे कि ऑकुलर हाइपरटेंशन। ऑकुलर हाइपरटेंशन क्या होता है, जो आईओपी होता है सिर्फ वही इंक्रीज होता है, ओनली आईओपी अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम ऑकुलर हाइपरटेंशन कहते हैं। एक दूसरा तरीके का जो ग्लूकोमा होता है उसको लो टेंशन ग्लूकोमा बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आईओपी इंक्रीज नहीं होता है लेकिन जो ऑप्टिक नर्व डैमेज है वो होता है, और उसके अलावा विजन भी लॉस होता है, जो पेरीफेरल विजन लॉस हो रहा था वो भी वहां पे होता है, उसको हम लो टेंशन ग्लूकोमा बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा क्लासिफिकेशन में जो एक्वायर्ड ग्लूकोमा था उसके दो टाइप थे, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा और प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा।
ठीक है। तो पहला था हमारा प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। इसमें क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं POAG। ठीक है। उसके बाद इसमें देखते हैं क्या होता है, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ साइलेंट क्रोनिक ग्लूकोमा 80%। ठीक है। ये क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्रोनिक ग्लूकोमा है, जो क्रोनिकली एक लॉन्ग टाइम से लोगों में हो रहा है, किसी में एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है। ठीक है। और लोगों में क्या हो रहा है, 80% आपको जो है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा ही देखने को वहां पे मिलता है। उसके बाद क्या है, इट इज कॉज्ड बाय ओवर प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर। क्या हो रहा है, एक्वस ह्यूमर के ओवर प्रोडक्शन की वजह से हो रहा है। और एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्लम ट्रेबिकुलर मेसवर्क। क्या हो रहा है यहां पर, ट्रेबिकुलर मेसवर्क या फिर कैनाल ऑफ स्लम में क्या हो रहा है, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। एक मेसवर्क है या फिर एक कैनाल कह लेते हैं, वहां पे होती है, जिससे क्या होता है, जो हमारा एक्वस ह्यूमर होता है आंख में, वो ड्रेन होता है बाहर की तरफ। लिखा भी है टू आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर। ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है, उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, उस कैनाल या ट्रेबिकुलर मेसवर्क में वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। एक तरफ से तो एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ क्या है, उस कैनाल में जो उसको ड्रेन कर रही है, जो उसका आउटफ्लो कर रही है, उसमें क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, वहां पर प्रेशर बढ़ रहा है। कौन सा प्रेशर, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर वहां पे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व पर कंप्रेशन हो रहा है, उस पर दबाव पड़ रहा है। तो वहां पे क्या होगा, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा काज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। ठीक है। इसको नैरो एंगल ग्लूकोमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नैरो एंगल ग्लूकोमा भी कहा जाता है इसको। ठीक है। इसको कहते हैं PACG। देखते हैं, इट अकर्स ड्यू टू सडन ब्लॉकेज ऑफ एंटीरियर चैम्बर एंगल बिटवीन आइरिस एंड कॉर्निया। आइरिस और कॉर्निया के बीच में एक एंगल होता है, उसमें क्या होता है, सडन ब्लॉकेज आ जाता है, सडन ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एक्वस फ्लो होता है, एक्वस फ्लो इज ऑब्स्ट्रक्टेड। जो हमारा एक्वस ह्यूमर था वो क्या नहीं होगा, बाहर नहीं निकल पाएगा, ड्रेन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पर आईओपी बढ़ेगा। जब आईओपी बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी। ठीक है। इट इज कॉल्ड बाय डायलेशन ऑफ लेंस। ये जो है डायलेशन ऑफ लेंस या फिर प्यूपिल की वजह से वहां पे कॉज होता है बाय मेडिकेशन दी जाती है, उनसे किसी मेडिकेशन का साइड इफेक्ट हो सकता है उसकी वजह से, या फिर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से भी ये वहां पर कॉज हो सकता है। और क्या होता है, इट इज एन इमरजेंसी कंडीशन। ठीक है। ये क्या है, एक इमरजेंसी कंडीशन है, इसमें तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, और अगर इसमें ट्रीटमेंट तुरंत नहीं दिया जाता है तो परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकती है। अब देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल फीचर्स। ग्लूकोमा में क्या क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला हमारा था कंजेनाइटल ग्लूकोमा। कंजेनाइटल ग्लूकोमा में क्या था, इसको हम ऑक्स आई भी कह रहे थे। ठीक है। तो इसमें देखते हैं कॉर्नियल बल्जिंग, जो कॉर्निया है उसमें बल्ज देखने को मिलेगा, मतलब वो उभरी हुई, उसमें उभार सा महसूस होगा वहां पे। उसके बाद इंक्रीज्ड आईओपी, वहां पे इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या है, ब्लेफरोस्पाज्म का मतलब क्या है, आंख में स्पाज्म आ जाएगा, जैसे आंख इतनी खुली है तो वो ऐसे हो जाएगी, इतनी सी वहां पे आंख जो है महसूस होगी कि उसकी खुले में स्पाज्म सा महसूस होगा कि स्पाज्म आ गया है। फिर है लैक्राइमेशन। लैक्राइमेशन का मतलब क्या होता है, टीयरिंग, मतलब आंसू निकलेंगे बराबर। फिर क्या है, फोटोफोबिया। फोटोफोबिया क्या होता है, फोटोफोबिया का मतलब लाइट सेंसिटिविटी होती है। यहां तक कि लोग कहते हैं कि लाइट से या धूप से वहां पर डर लगता है उसको। डर लगने का ऐसा कॉन्सेप्ट इतना होता नहीं है, वो साइकेट्रिक की बात अलग है, लेकिन यहाँ पर फोटोफोबिया का मतलब लाइट सेंसिटिविटी। वो लाइट में जैसे ही जाएगा तो वहां पे आंखों को अपनी सही से खोल नहीं पाएगा, उसको वहां पे डिफिकल्टी होगी, या फिर उसको पेन भी वहां पे महसूस हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं फोटोफोबिया। उसके बाद है हमारा एक्वायर्ड ग्लूकोमा और सेकेंडरी ग्लूकोमा। इनके सबके साइन और सिम्टम्स एक साथ में पढ़ते हैं। पेन की बात करें तो जो पेन होता है
वो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में नहीं होता है। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा जो होता है वो पेन लेस होता है, और जो प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा होता है, एक्वायर्ड ग्लूकोमा का दूसरा टाइप था जो, उसमें क्या होता है, उसमें पेन होता है, यहाँ तक कि पेन सीवियरिटी तक जा सकता है, क्योंकि वो एकदम सडन क्लोज हो रहा था, किसमें, जो एंगल था वहां पे उसमें सडन क्लोज हो रहा था। उसके बाद क्या है, दूसरा है हमारा पेरिफेरल विजन लॉस। पेरिफेरल विजन लॉस में क्या होता है, यहाँ पर मतलब पहले ही बताया था कि इधर उधर की जो है, चाहे ऊपर की हो, नीचे की हो, या फिर लेफ्ट राइट की चीजें हैं, वो सही से नहीं दिखाई देंगी, सिर्फ सेंटर में दिखाई देगा, वो भी हो सकता है उसको ब्लर दिखाई दे। तो इसको हम यहाँ पर टनल विजन के नाम से भी जानते हैं। ये साइन होता है टनल विजन, उसके नाम से भी जानते हैं। जो आसपास का एरिया है वो उसको ब्लैक दिखाई देगा, सेंटर का ही सिर्फ उसको दिखाई देगा। पेरिफेरल विजन लॉस के नाम से भी इसको हम जानते हैं। उसके बाद तीसरा है हमारा ब्लड विजन। ब्लड तो पता ही है सबको कि धुंधला दिखाई देता है ब्लड विजन में। उसके बाद है हमारा डबल विजन। डबल विजन मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो एक है लेकिन उसको डबल दिखाई दे रहे हैं पेशेंट को। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, डिप्लोपिया। ठीक है, डिप्लोपिया के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है फोटोफोबिया, पहले ही बता दिया कि लाइट सेंसिटिविटी हो जाएगी उसको। उसके बाद फ्रंटल हेडेक। फ्रंटल हेडेक क्या होता है, जो उसके आगे जो फ्रंटल साइड का सिर है उसमें उसको पेन महसूस होगा, मतलब सिर दर्द होगा उसको। उसके बाद क्या है, डिफिकल्टी इन एकोमोडेशन। डिफिकल्टी इन एकोमोडेशन का मतलब क्या है, जो वो लाइट में जाएगा और फिर उसके बाद अंधेरे में आएगा तो उसकी आंखें जो है, उसकी जो प्यूपिल है वो वहां पे एडजस्ट नहीं कर पाएगी, तो वहां पे उसको देखने में डिफिकल्टी होगी। जैसे कि वो बाहर धूप से आया और रूम में गया तो वो वहां पे एडजस्ट नहीं कर पाएगा, या तो फिर अंधेरे से गया और फिर धूप में गया तो क्या होगा, वहां पर वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। एकोमोडेशन का मतलब यही था, डिफिकल्टी इन एकोमोडेशन। उसके बाद क्या है, वाटरी आइज। वाटरी आइज का मतलब आंखों से पानी का मतलब लैक्राइमेशन या आंसू का निकलना। उसके बाद क्या है, फ्लैशेस ऑफ लाइट या फिर ब्लैक स्पॉट। क्या उसको महसूस होगा, उसकी आंखों के सामने ऐसा लगेगा कि टॉर्च जलती दिखाई दे रही है, या फिर ब्लैक स्पॉट मतलब बिल्कुल काला काला वहां पे उसको दिखाई देगा, स्पॉट, काले काले स्पॉट दिखाई देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, हेलोस और रेनबो अराउंड लाइट। तो क्या है, हेलोस और रेनबो अराउंड लाइट। जब वो लाइट की तरफ देखेगा तो क्या होगा, वहां पे उसको अलग अलग कलर दिखाई देंगे, रेनबो जैसा दिखाई देगा, या फिर हेलोस। हेलोस का मतलब क्या होता है, किसी लाइट की तरफ देखेगा तो उसको वहां पे सर्कल सा महसूस होगा, एक सर्कल सा बन रहा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ग्लेयर। ग्लेयर का मतलब क्या होता है, ब्राइट लाइट सेंसेशन। मतलब जब वो ब्राइट लाइट जैसे कि बल्ब में या फिर एक जलती हुई लाइट की तरफ देखेगा तो उसके तरफ फोकस नहीं कर पाएगा, उसको वहां पे दिक्कत होगी। ठीक है, उसके क्या है, डाउनी साइन। डाउनी साइन क्या होता है, ये भी एक क्लासिकल साइन होता है किसका, ग्लूकोमा का। इसमें क्या होता है, जो दोनों आई होती हैं उनका जो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर होता है उसमें 5 mmHg से ज्यादा का डिफरेंस आता है आईओपी मेजर करने पर, तो उसको हम डाउनी साइन के नाम से वहां पर जानते हैं। अब देखते हैं कि हम ग्लूकोमा के पेशेंट में डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या क्या करवा सकते हैं। अगर हमें जानना है कि ग्लूकोमा को क्या करना है, कि इसको मरीज को ग्लूकोमा है या कोई और बीमारी है, मतलब ग्लूकोमा को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करवाएंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डी फॉर डायग्नोस्टिक, ई फॉर इवैल्यूएशन। तो पहला तो हमारा है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के जो हमारे पुराने मेथड हैं उन्हीं से करते हैं, पूछते हैं जितनी भी डिटेल्स हैं, या फिर देखते हैं, इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं कि कॉर्नियल बल्जिंग वगैरह ऐसी चीजें तो उसको नहीं है, या फिर पेन से रिलेटेड पूछते हैं। इसमें हिस्ट्री कलेक्शन में क्या है, उसको पूछते हैं कि कहीं तुम्हारी फैमिली हिस्ट्री या फिर जितना भी डेटा है सबका सब कलेक्ट करते हैं, और पेन वगैरह सिम्टम्स जो भी हैं वो सब हम पूछते हैं। उसके बाद में हमारा टोनोमेट्री। टोनोमेट्री क्या है, इसमें क्या करते हैं, हम आईओपी को चेक करते हैं। क्या करते हैं, मेजर आईओपी। आईओपी क्या होता है, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर। इसमें किससे किया जाता है, एक डिवाइस होता है टोनोमीटर। टोनोमीटर से क्या किया जाता है, जो आईओपी है, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर है, उसको मेजर किया जाता है। जो हमारा आईओपी होता है, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, वो नॉर्मल कितना होता है, 10 से 21 mmHg। कितना होता है, 10 to 21 mmHg जो प्रेशर होता है, इंट्राऑकुलर प्रेशर। ठीक है, अगर ये 21 मतलब 22 mmHg से ज्यादा जा रहा है तो उसका मतलब इंडिकेट कर रहा है किसको, ग्लूकोमा को इंडिकेट
कर रहा है। यहाँ पर क्या कर दिया हमने, टोनोमेट्री कर दी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं विजुअल फील्ड एग्जामिनेशन। विजुअल फील्ड एग्जामिनेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पेशेंट का जो था पेरिफेरल विजन लॉस हो रहा था। क्या हो रहा था, टू डिटेक्ट पेरिफेरल विजन लॉस। क्या कर रहे हैं, पेरिफेरल विजन लॉस को चेक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, विजुअल फील्ड एग्जामिनेशन कर रहे हैं। उसमें विजुअल फील्ड में भी पेरिफेरल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, जो पेरिफेरल विजन है उसका एग्जामिनेशन वहां पे हम करते हैं। इसके भी दो मेथड होते हैं। पहला है हमारा पेरीमेट्री, जो फुल्ली कंप्यूटराइज्ड होता है, टेक्नीशियन उसको करता है वहां पे। ठीक है, उसके बाद है हमारा कन्फ्रंटेशन टेस्ट। ये जो है ये एक मैनुअल टेस्ट है। कैसा टेस्ट है, मैनुअल टेस्ट है। इसमें क्या किया जाता है, पेशेंट का जो पेरिफेरल विजन है वो उंगली से चेक किया जाता है। ठीक है, उसको साइड से लाते हैं, पेशेंट से पूछा जाता है कि अब दिखाई दे रहा या नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसमें क्या किया जाता है, एक आंख को बंद करवाया जाता है और एक आंख को खुला रखा जाता है। हर तरफ का पेरिफेरल विजन लॉस उसका चेक करवाया जाता है, ऊपर और नीचे का भी यहां तक चेक करवाया जाता है और लेफ्ट राइट का भी चेक करवाया जाता है। उसके बाद हमारा क्या है, स्नेलिंग चार्ट। स्नेलिंग चार्ट क्या होता है, जिसपे एबीसीडी लिखी होती है टोटल, वही वो उसको कहते हैं स्नेलिंग चार्ट टेस्ट। इससे क्या करते हैं, विजुअल एक्यूटी चेक करने के लिए हम स्नेलिंग टेस्ट करवाते हैं पेशेंट में वहां पर। उसके बाद में क्या है, गोनियोस्कोपी टू चेक एंगल आइरिस एंड कॉर्निया। जो हमारा एंगल क्लोजर ग्लूकोमा था, जिसमें यही वाला जो एंगल है हमारा आइरिडो कॉर्नियल एंगल है, उसका सडन ब्लॉकेज हो रहा था। क्या हो रहा था, सडन वो एकदम से ब्लॉक हो रहा था। तो उसको हम चेक करने के लिए क्या करवाते हैं, हमारा एक टेस्ट होता है गोनियोस्कोपी। इसका जो आइरिस और कॉर्निया का जो नॉर्मल एंगल होता है वो होता है 20 to 30 डिग्री। ठीक है, 20 to 30 डिग्री का एंगल होता है। इसमें क्या होता है, या तो फिर जब नैरो एंगल ग्लूकोमा होता है तो ये 20 से नीचे चला जाता है, और जब क्लोज हो जाता है बिल्कुल तो क्या होता है, 0 हो जाता है, एंगल ही क्लोज हो जाता है वहां पर। जो ग्लूकोमा होता है उसका मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं। सबसे पहला है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। क्या क्या दवाइयां देते हैं जो ग्लूकोमा को ट्रीट करती हैं या सिम्टम्स में रिलीफ देती हैं। ठीक है, पहला है हमारा ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। ऐसी दवाइयां जो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स हैं, ठीक है, उनको देते हैं। उसके अलावा देते हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स लो एफिकेसी डायूरेटिक्स होते हैं, जैसे कि मैनिटॉल। ये क्या करेंगे, इनका काम होता है डिक्रीज आईओपी। क्या करेंगे, आईओपी को कम करेंगे। ठीक है, उसके अलावा है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स एनालॉग। इसमें आता है लैंटानोप्रोस्ट। ठीक है, लैंटानोप्रोस्ट नाम की दवाई आती है, जिसे हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स एनालॉग ग्रुप में रखते हैं। ठीक है, वो क्या करेगी, वहां पर जो एक्वस ह्यूमर है उसका प्रोडक्शन कम करेगी। क्या करेगी, डिक्रीज एक्वस प्रोडक्शन। ठीक है, वहां पर एक्वस प्रोडक्शन को कम करेगी। और ये क्या होती है, ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है। काहे में, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में। किसमें, जो ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है उसमें कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, लैंटानोप्रोस्ट। कौन सी होती है, लैंटानोप्रोस्ट। ठीक है, उसके बाद 4th नंबर पे हमारी है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स जैसे कि टीमोलॉल, जैसे कौन सी, टीमोलॉल। ये क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के लिए। जो नैरो एंगल ग्लूकोमा होता है उसमें बीटा ब्लॉकर टीमोलॉल ड्रग ऑफ चॉइस होती है। और इसका क्या काम होता है, ये जो क्या करती है, जो एक्वस है, एक्वस फ्लूइड है, उसको क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, उसका प्रोडक्शन जो है वो कम करती है। उसके अलावा जो नैरो एंगल है उसको वाइड करने में मदद करती है, जिससे कि पेशेंट को सिम्टम में रिलीफ मिल सके। उसके बाद क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जैसे कि एसिटाजोलामाइड। ठीक है, एसिटाजोलामाइड ये भी क्या करेंगी, जो एक्वस है उसको क्या करेंगी, डिक्रीज करेंगी। एक्वस फ्लूइड को जो आंख में है उसको डिक्रीज करेंगी। और फिर क्या है, पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स। पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स दवाइयां जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो भी एक्वस फ्लूइड को कम करती हैं, जैसे कि पिलोकार्पिन। क्या करती हैं, डिक्रीज एक्वस प्रोडक्शन। ठीक है, एक्वस फ्लूइड का प्रोडक्शन क्या करेंगी, कम करेंगी। ठीक है, जैसे कि हमारी कौन सी दवाई है, पिलोकार्पिन।
कौन सी है? पिलोकार्पिन। अब इसमें एक चीज और होती है मेडिकल मैनेजमेंट में, कभी भी मीडिएट्रिक्स दवाइयां नहीं देते हैं। जो दवाइयां प्यूपिल को डायलेट करती हैं उनको कभी भी नहीं दिया जाता है, किसमें? ग्लूकोमा के मरीज में, नहीं तो सिम्टम और वहां पे वर्स हो जाएंगे। हमारा जो सर्जिकल मैनेजमेंट है वो क्या है? कौन सा मैनेजमेंट? सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या क्या है हमारा? पहला है हमारा गोनियोटमी। गोनियोटमी में क्या हो रहा था? जो क्या था? आइरिस और किसका था? आइरिस और कॉर्निया का। आइरिस और कॉर्निया का जो एंगल था उसको क्या करेंगे गोनियोटमी में? वाइड करते हैं, चौड़ा करते हैं, जो क्लोज हो रखा था, ठीक है, जिसमें एंगल क्लोजर ग्लूकोमा था, जो क्लोज हुआ था या वो नैरो हुआ था, तो उसको क्या करते हैं? वाइड करके उसको बढ़ाते हैं, जिससे एक्वस फ्लूइड ड्रेन हो सके और पेशेंट को दिक्कत ना हो। उसके बाद है पेरिफेरल आयरिडक्टमी। इसमें क्या करते हैं? पेरिफेरल विजन लॉस से बचाने के लिए जो आइरिस के पेरिफेरल टिश्यू होते हैं उनको कट कर दिया जाता है और पेशेंट को इंप्रूवमेंट मिल जाती है कंडीशन से। उसके बाद है ट्रेविकुलोप्लास्टी। ट्रेविकुलोप्लास्टी क्या होती है? जो ट्रेविकुलर मेश वर्क होती है उसको क्या किया जाता है? रिपेयर किया जाता है। उसको रिपेयर करके और क्या किया जाता है? जो एक्वस फ्लूइड हो वो सही से ड्रेन हो सके। उसके बाद में है ट्रेविकुलेक्टमी। ट्रेविकुलेक्टमी में क्या हो रहा था? जो ट्रेविकुलर मेश वर्क थी उसको कट कर दिया गया, उसको रिमूव कर दिया गया, जिससे क्या हो? एक्वस फ्लूइड जो है वो सीधे का सीधा ड्रेन हो सके। उसके बाद में क्या है? ड्रेनिंग इम्प्लांट, एक्वस शंट डिवाइसेस या एक्वस शंट इम्प्लांट। ये एडल्ट में भी करते हैं और बच्चों में भी करते हैं। एक सिलिकॉन की ट्यूब होती है जिसको लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है? जो एक्वस फ्लूइड है वो सही से वहां पे ड्रेन हो सके। अब हम देखते हैं कि ग्लूकोमा में नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या बना सकते हैं, जो कि एग्जाम को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। पहला है हमारा पेन रिलेटेड टू इंक्रीज आईओपी। तो क्या है? आईओपी के इंक्रीज होने से क्या हो रहा है? पेशेंट को पेन हो रहा है। दूसरा क्या है? रिस्क ऑफ इंजरी रिलेटेड टू विजन लॉस। क्या हो रहा है? विजन लॉस से रिलेटेड क्या है? उसको इंजरी की रिस्क है, अगर वो चलेगा तो गिर सकता है, उसकी भी वहां पे रिस्क है। तीसरा है फियर रिलेटेड टू पेन एंड पोटेंशियल लॉस ऑफ विजन। क्या है वहां पे? फियर है उसको, किससे? रिलेटेड टू पोटेंशियल लॉस ऑफ विजन और पेन, ठीक है। उसके बाद चौथा है हमारा सेल्फ केयर डेफिसिट रिलेटेड टू विजन लॉस। सेल्फ केयर डेफिसिट मतलब खुद की केयर नहीं कर पाएगा, उस तरीके की हाइजीन या खुद से एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको विजन लॉस हो चुका है, क्योंकि वहां पे उसको ब्लाइंडनेस हुई है। उसके बाद क्या? रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू सर्जिकल इंटरवेंशन या इंसिजन। क्या है? जो हमने सर्जरी करी है, जो हमने कट लगाया है, उससे रिलेटेड उसको इन्फेक्शन होने का भी वहां पे रिस्क होता है। और उसके बाद में जो ग्लूकोमा कंडीशन होती है ये इरिवर्सिबल होती है। इसमें जिसको विजन लॉस हो जाता है उसके बाद दोबारा से वो वापस नहीं आता है। किसी किसी को कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाती है ग्लूकोमा की वजह से। आज का हमारा टॉपिक ग्लूकोमा था, जो कि खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।